हेलो एवरीवन। आज हम लोग मलिक मोहम्मद जैसी जी के द्वारा लिखित कड़बक का सेकेंड पार्ट देखेंगे। जब हम लोगों ने पहली पार्ट को पढ़ा तो उस पहले पार्ट में हम लोगों ने ये जाना कि कड़बक क्या होता है, इसका नाम कड़बक क्यों रखा गया है। नहीं, अब जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तव में ये अलग अलग खंड के एक छोटे छोटे अंश हैं। अब चूंकि पूरा खंड तो दिया नहीं गया है, इसलिए इसका नाम जो है वो कड़बक रख दिया गया। अब जो जिस शैली में लिखी हुई है उस शैली से इसका नाम रख दिया गया। चूंकि पूरा खंड नहीं दिया गया इसलिए उस पूरे खंड का नाम नहीं दिया गया। जैसे सेकेंड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये उपसंहार खंड का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन इसकी शैली चूंकि कड़बक है इसलिए इसका नाम कड़बक दे दिया गया है। पहले पार्ट में हम लोगों ने यह भी जाना कि मलिक जो है ये इनके वंश के नाम होने के कारण इन्हें मिला, और जैसी क्योंकि जैस के रहने वाले थे इसलिए इनके नाम के साथ जैसी जुड़ गया। जो फर्स्ट पार्ट पहला कड़बक था वो बहुत ही मोटिवेशनल था, जिसमें जैसी साहब ने जीवन के एक बड़े ही महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाया है। सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि कठिन परिस्थितियां आती है तो इंसान अपने मनोबल को खो देते हैं, लेकिन जैसी साहब ने इस बात को दर्शाया है कि उनके जीवन में भी परेशानियां आई, लोगों ने उनका उपहास उड़ाया, लेकिन वो दुखी हुए, अपनी हिम्मत को नहीं हारे, और उन्होंने ये सोचा कि रूप तो गया है लेकिन गुण तो है, और उन्होंने अपने गुणों को निखारना शुरू कर दिया। जो दूसरा कड़बक है उस दूसरे कड़बक में वो मेहनत, नश्वर दुनिया और मेहनत के फल, इन सभी बातों की, इन सभी चीज़ों के बारे में वो बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने अपने मेहनत को दर्शाया है और कहते हैं कि जो पद्मावत उन्होंने लिखी है वो रक्त की लेई से जोड़ करके लिखी, गाढ़ी प्रीत के नयन जल से उससे उन्होंने भिगाया है। और नश्वर दुनिया के बारे में बताते हैं कि ना पहले वाले राजा रत्न सेन है, ना रूपवती पद्मिनी रानी है, ना बुद्धिमान सुआ नहीं, ना राघव चेतन है, कोई नहीं है, सब चले गए, लेकिन ये दुनिया तो है, और इस दुनिया में इनके द्वारा लिखी गई जो ये किताब है वह किताब मौजूद है। फूल तो मर जाता है लेकिन उसकी खुशबू नहीं जाती है। तो यही बताते हैं कि कवि का कहना है कि एक दिन वह भी नहीं रहेंगे लेकिन उनकी जो कृति है वह पीछे छूट जाएगी। तो इन सभी बातों को इस दूसरे कड़बक में वो दर्शाते हैं। हम लोग एक एक करके एक एक शब्दों को समझने के साथ साथ एक एक सेंटेंसेस को समझते हैं। नहीं, आप लोग भी ध्यान दें और समझें। पहले कड़बक में बहुत सारी बातें नहीं बताई और पहले ही सेंटेंस से जो है वो प्रेरणा देने की कोशिश की इन्होंने। पहले ही सेंटेंस में इन्होंने क्या कहा, एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, नहीं, एक आंख वाला कविता मुहम्मद जो है वो गुणी है। कवि कविता को कहा जाता है, जो कि कविता उन्होंने अपने आप को कविता के रूप में दर्शाया है। और कविता दैट मीन्स कि यहाँ पर कविता का प्रयोग एक व्यक्ति को दर्शाने के लिए किया गया है। आप कवि भी बोल सकते हैं। एक नैन के कवि मोहम्मद जो है बहुत गुणी है। एक नैन की जो कविता मोहम्मद है वो बहुत गुणी है, और जो भी इस मोहम्मद को सुनता है वह भी मोहित हो जाता है। वह अपने इन्होंने नहीं गुण को दर्शाते हुए पहला सेंटेंस ही शुरू किया है ताकि लोग बहुत ज़्यादा प्रेरित हो सके। आगे देखिए, हम लोग दूसरे कड़बक पर ध्यान देते हैं। क्या कहते हैं, जरा गौर कीजिएगा। मुहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, कवि कविता ना, मुहम्मद यही मतलब यह, कवि मतलब कविता, और जोरी, देखिए जोरी दो है, एक जोरी यहाँ भी प्रयोग किया गया है, जोरी यहाँ भी प्रयोग किया गया। तो जो यह जोरी है, यह जोरी विनयपूर्ण आग्रह को दर्शाने के लिए प्रयोग किया गया है। नहीं, आग्रह करते हैं, विनय पूर्वक किसी बात को वो कहते हैं। तो इस जोरी का अर्थ यह है, सुनावा मतलब सुनाना। सुना जो प्रेम, प्रेम का प्रयोग यहाँ प्रेम को दर्शाने के लिए किया गया है, और पीर मतलब पीड़ा, दुख को दर्शाने के लिए किया गया है, और गा पावा मतलब समझ पाने के अर्थ में प्रयोग किया गया है। मतलब गा पावा, इसको जरा हम लोग हिंदी में समझते हैं तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा सेंटेंस। क्या कहते हैं, मुहम्मद यही कवि जोरी सुनावा। मुहम्मद यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी साहब यह कविता विनय पूर्वक सुनाते हैं।
सुना जो, और इस कविता को जिसने भी सुना, प्रेम पीर गा पावा, यानी कि प्रेम की पीड़ा को गा पावा, मतलब गा पाया, मतलब प्रेम की, जो भी इस कविता को पढ़ा, जो भी इस कविता को गाया, पढ़ा, वह प्रेम के पीर को पढ़ा। प्रेम का क्या दुख होता है, उस प्रेम के पीड़ा को वह गा पाया, दैट मीन्स कि समझ पाया। यानी कि मोहम्मद के आग्रहपूर्ण या विनयपूर्ण सुनाए गए इस कविता को जिसने भी सुना, वह प्रेम की वास्तविक पीड़ा क्या होती है, प्रेम के इस वास्तविक पीड़ा को वह समझ पाया कि क्या होती है प्रेम की पीड़ा। यानी कि अपने इस पद्मावत में, और खास करके जो यह उपसंहार खंड है, इस उपसंहार खंड में जिस पीड़ा को उन्होंने दर्शाया है, उस पीड़ा को सभी लोगों ने समझ पाया। नहीं, जोरी लाई रकत कै लई, नहीं, अब जरा इसको समझिएगा क्या कहना चाहते हैं ये। जोरी का यहाँ प्रयोग किया गया है जोड़ने के अर्थ में। जोरी लाई यानी कि जोड़कर, लाई मतलब लाएं, रकत मतलब रक्त खून, कै मतलब के, और लेई मतलब होता है गोंद। यानी कि इस कविता को उन्होंने कैसे तैयार किया है, तो अपने रक्त से बने लेई से जोड़ जोड़ करके उन्होंने इस पोयम को लिखा है। दैट मीन्स उन्होंने इस पोयम को लिखने में, इस पद्मावत को लिखने में बड़ी मेहनत की है, बहुत मेहनत किया है उन्होंने। और इतनी मेहनत की है कि उन्होंने अपने रक्त की लेई, दैट मीन्स की बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, और इसको अपनी मेहनत को रक्त की लेई शब्द का प्रयोग करके दर्शा रहे हैं। कहते हैं कैसे मैं जोड़ जोड़ के इस पोयम को लिखा हूँ, तो अपने रक्त को लेई बना बना करके मैंने एक एक शब्दों को, इस पोयम में प्रयोग किए गए एक एक शब्दों को मैंने जोड़ा है। गाढ़ी प्रीति नैन जल भई, और कहते हैं कि इतनी गाढ़ी प्रेम है, प्रेम इतना गाढ़ा इसमें उन्होंने दर्शाया है कि पढ़ने वाले जो लोग भी हैं, उनके जो आँख है वो भी भर आते हैं। और मोहम्मद साहब के तो खैर आँख भर ही आए थे जब वो इस पद्मावत को लिख रहे थे। गाढ़ी प्रीति नैन जल भई, कहते हैं कि इतनी गाढ़ी प्रीति है, उस प्रीति को देख करके, पढ़ करके, और मोहम्मद साहब जब लिख रहे थे, लिख करके इनके जो आँख थे, इनके जो नैन थे, वो बिल्कुल जल से भर गए, यानी कि आंसुओं से भर गए, यानी कि आँख जो थी एकदम आंसुओं से इनकी भर गई। अगले सेंटेंस पर ध्यान दिए। ओ मन जानी कबित अस किन्हा, मकू यह रहे जगत मह चिन्हा। क्या बात बताते हैं, ध्यान दीजिए। ओ मन जानी, कहते हैं ओ मतलब होता है ये, मन मन हो गया, जानी यानी कि सोचकर, कवित मतलब हो गया कविता, अस मतलब ऐसा, किन्ही मतलब कहा, यानी कि किया, जो भी जिस अर्थ में भी इसका हम प्रयोग करें। कहते हैं ओ मन जानी कवित अस किन्हा, कहते हैं कि ये मैंने सोच विचार कर ऐसी कविता कही है, अस किन्हा, ऐसी कविता कही है। यानी कि जो ये पद्मावत इन्होंने लिखा है, बड़े ही सोच समझ करके लिखा है, ऐसे नहीं रैंडमली माइंड में आया कि आज जो है मुझे एक पोयम लिख देना है और इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसा कि वाल्ट विटमैन के पोयम में हम लोगों ने देखा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, वो एक एक सेंटेंस को रीअरेंज करते थे, लिख करके काट देते थे, फिर दोबारा लिखते थे। तो ये फिर जाकर के उन्होंने लिव्स ऑफ ग्रास जैसा जो है वो एक पोएम्स का कलेक्शन तैयार किया, जो आज अमेरिका की पहचान बन चुकी है। वही बात बता रहे हैं कि इन्होंने भी जो ये पद्मावत लिखी है, बहुत सोच समझ करके लिखी है। इसलिए तो ये ऊपर के सेंटेंस में प्रयोग कर रहे हैं कि रक्त कै लेई, रक्त का इन्होंने लेई बना दिया, मतलब बहुत मेहनत की। उसी बात को यहाँ भी दर्शा रहे हैं। ओ मन जानी कवित अस किन्हा, मन मैंने सोच समझ करके ऐसी कविता लिखी है, सोच समझ करके। अच्छा, क्या सोच करके लिखा है? मकू यह रहे जगत में चिन्हा, मकू मतलब मेरा नहीं, जो इनका है, यह रहे मतलब रहे, जगत मतलब दुनिया, मह मतलब जो मह है, मह का प्रयोग इन्होंने अपने लिए ही किया है, और चिन्हा मतलब चिन्ह नहीं। तो क्या कहते हैं, जरा फिर से समझिए।
नहीं, तो कहते हैं कि मकू यह रहे, मतलब मेरा यह रहे, जगत में चिन्ह, मतलब जगत में यह मेरा चिन्ह रहे। लोग इसको कम से कम, लोग अगर मुझे नहीं जानेंगे आने वाले समय में, तो मेरे प्रतीक चिन्ह के रूप में ये पद्मावत जो इनकी पोयम है वह तो रहेगी। तो कहते हैं कि बड़े सोच समझ करके मैंने यह कविता कहा है, और यह सोच करके कहा है कि यह आने वाले समय में मेरे पहचान के रूप में रहेगी। इस जगत में मेरी जो पहचान है, मेरी जो याद है, इस कविता के द्वारा ही रहेगी। मकू यह रहे जगत में चिन्ह, मह मतलब में, जगत में चिन्ह, यानी कि मेरा यह जगत में चिन्ह रहे। यानी कि भले ही जैसी साहब इस दुनिया से चले जाएं, लेकिन उन्हें लोग याद रखें। कैसे याद रखेंगे? तो उनकी लिखी हुई इस कविता के द्वारा ही लोग उनको याद रखेंगे। बड़ी ही सोच समझ करके उन्होंने कहा है कि मैंने इस पोयम को लिखा है, यानी लोग मुझे क्या करेंगे, इस पोयम के माध्यम से याद रखेंगे। आगे क्या कहते हैं, कहाँ सो रतन सेन अस राजा। कहते हैं कि कहाँ वो, सो मतलब वो, कहाँ वो रतन सेन जैसा अब राजा है। नहीं, अस मतलब जैसा, कहाँ रत्न सेन जैसा अब राजा है, यानी रत्न सेन जैसा अब राजा कहाँ है। कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। और कहते हैं कि कहाँ ऐसा हो रहा है कि सुआ, यानी कि जो तोता था, जो पैरोट था, असी बुद्धि उपराजा, मतलब सुआ का जैसा जो बुद्धि है कहाँ अब उत्पन्न हो रहा है। सुगा जो था बड़ा ही बुद्धिमान था, तो कहते हैं कि उसके जैसा बुद्धि अब कहाँ हो रहा है। नहीं, तो सुआ को ये जो है बड़े ही बुद्धिमान बता रहे हैं। आप लोगों ने ये पद्मावत फिल्म देखी हो या फिर कहानी सुनी हो तो पता ही है आप लोगों को, रतन सेन से आकर के जो ये जो पैरोट है, जो तोता है, वो पद्मावती की खूबसूरती के बारे में जो है वो बताता है। नहीं, तो फिर रतन सेन जो है पद्मावती को पाने के लिए चल देते हैं। तो कहते हैं कि वैसा बुद्धिमान कहाँ आजकल लोग जानवर हो रहे हैं या सुग्गा हो रहा है, मतलब वैसा बुद्धि अब नहीं उपज रहा है, अब जन्म नहीं ले रहा है। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कहते हैं कि अब अलाउद्दीन जैसा सुल्तानू भी कहाँ, सुल्तान भी कहाँ हो रहा है। कह राघव जई किन्ह बगानू, जिससे राघव ने, कह राघव ने कहा। नहीं, कहानी में आप लोगों ने देखा है जो राघव चेतन है, नहीं, जो कि पहले रतन सेन के दरबार में था, लेकिन फिर बाद में रतन सेन के द्वारा निकाले जाने पर वह अलाउद्दीन के पास चला जाता है। बड़े ही प्लानिंग के साथ अलाउद्दीन के पास जाता है और अलाउद्दीन से उसने पद्मावती की खूबसूरती जो है वो उसका बखान कर देता है। बखानू मतलब बखान करना, बड़ाई करना, यानी कि जिन बातों को सुबह ने रतन सेन से कहा, उन्हीं खूबसूरती, उसी को जा करके, उन्हीं बातों को जा करके, दैट मीन्स की जो खूबसूरती है पद्मावती की, उसको वो जा करके अलाउद्दीन से वो कहता है। तो कह राघव, कह मतलब कहना, कह राघव, राघव ने कहा, जी किन्हीं बखानू। नहीं, यानी कि पद्मावती की, यानी कि पद्मावती की जो खूबसूरती थी, जेई मतलब जिससे, किन्हीं मतलब कहा, बखानू मतलब बखान किया। तो कहते हैं कि कहाँ अब अलाउद्दीन जैसा सुल्तान है जिससे राघव ने ना पद्मावती रानी की खूबसूरती का बखान किया था। कह स्वरूप पद्मावती रानी, नहीं, अलाउद्दीन से राघव ने क्या कहा, कह स्वरूप, यानी कि सुंदर कहा, किसको, पद्मावती रानी को। नहीं, यानी कि राघव ने जाकर के अलाउद्दीन से क्या कहा कि भाई पद्मावती जो है वो स्वरूप है, बहुत सुंदर है। इन सभी बातों को राघव ने जाकर के अलाउद्दीन से कहा। आगे क्या कहते हैं, कोई न रहा जग, मतलब इनमें से रतन सेन, सुआ, अलाउद्दीन, राघव, रतन, पद्मावती, कोई न रहा जग, जग में कोई नहीं रहा। रही कहानी, और रही कहानी कहने का मतलब क्या है, जो इन्होंने अपने पद्मावत में रत्न सेन, सुआ, अलाउद्दीन, राघव चेतन, इन सभी, पद्मावती, इनकी जो कहानी इन्होंने अपने पद्मावत में कही है, तो वह रह गई। कोई ना रहा जग रही कहानी, जग में कोई नहीं रहा, केवल उनकी कहानी ही रह गई। नहीं, तो कहते हैं कि जग में कोई नहीं रहता है, लेकिन उनसे जुड़ी जो बातें हैं वह रह जाती है। तो यही सोच समझ करके इन्होंने भी क्या किया,
कि अपनी इस पद्मावत को लिखा कि मैं रहूं चाहे मत रहूं, लेकिन मेरे प्रतीक चिन्ह के रूप में यह जो कविता है वह कविता रह जाएगी। बड़ा सोच समझ के इन्होंने इस पोयम को लिखा। धनी सो पुरुष जस कृति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। कहते हैं कि धनी है वो व्यक्ति, बड़ा किस्मत वाला है वो व्यक्ति। कौन व्यक्ति? सो पुरुष, वो व्यक्ति बड़ा ही किस्मत वाला है। जस कृति जासु, जिसकी कृति, जिसकी प्रशंसा जासु ने किया है, यानी जासु ने अपने किताब में जिस पुरुष की पुरुष, जिस पुरुष की प्रशंसा की है वो बड़ा ही किस्मत वाला है। क्यों भाई? फूल मरे पर मरे न बासु, क्योंकि फूल तो मर जाता है लेकिन उसकी सुगंध नहीं जाती है। मतलब कि वो व्यक्ति तो चला गया लेकिन उसकी जो कहानी है, जो उसकी बातें हैं, वो कभी इस दुनिया से जाने वाली नहीं है। लोग जब जब पद्मावत को पढ़ेंगे तब तक रतन सेन को, सुबा को, अलाउद्दीन को, राघव को, पद्मनी रानी, इन सभी को जो है वो जानेंगे ना। चलिए, तो उसके बाद हम लोग जो लास्ट की 2 लाइनें हैं इन पर जरा हम लोग गौर करते हैं। केई न जगत जस बेचा, केई ना मतलब कोई नहीं, जगत यानी कि दुनिया, यश यानी कि यश, यश कृति नहीं, प्रसिद्धि जो मान सम्मान है। तो कोई ना जगत जस बेचा, कोई न लिन्ह जस मोल। मोल मतलब कीमत, जस मतलब वही यश, लिन्ही मतलब लेना, ना मतलब नहीं, कई मतलब कोई। तो कहते हैं कि कोई भी इस जगत में यश को, मान सम्मान को कोई नहीं बेचा है और ना ही कोई उसकी मोल कर सका है, ना ही उसकी कोई कीमत लगा सका है। बड़ी बात कह रहे हैं इस सेंटेंस के द्वारा। नहीं, कहते हैं कि यश को प्राप्त करने के लिए, मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए, प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसे कोई बेच भी नहीं सकता है और कोई उसे खरीद भी नहीं सकता है, यानी कि उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। अगर कोई चाहे कि यूं ही पड़े रहे और मान सम्मान मिल जाए तो यह संभव नहीं है। उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी, मेहनत करने के बाद ही मान सम्मान मिलने वाला है। जो यह पढ़े कहानी, नहीं अब मेन मुद्दे पर आ रहे हैं, जो यह पढ़े कहानी, कहते हैं कि यदि कोई भी इस कहानी को पढ़ता है, हम संवरे दुई बोल। तो कहते हैं कि हम जो है दुई बोल मतलब थोड़ा सा संवरना, मतलब संवर जाएंगे। नहीं, अब मेन बात ये बताते हैं, कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर इस कहानी को पढ़ता है तो उसके कहानी पढ़ने से हम और संवर जाएंगे। दैट मीन्स कि थोड़ा हम और प्रसिद्ध हो जाएंगे। जो इनकी मेन सोच थी क्या थी कि बहुत सोच समझ करके उन्होंने इस पोएम को लिखा है ताकि वह इनके प्रतीक के रूप में इस धरती पर रहे, इस दुनिया में रहे। और कहते हैं कि यह बात सिद्ध कब होगी, पूरी कब होगी, जब कोई भी व्यक्ति इस कविता को थोड़ा सा पढ़ लेगा, इस कहानी को थोड़ा सा पढ़ लेगा और पढ़ करके यदि उसे अच्छा लगे तो दैट मीन्स कि हमारे जयसी साहब जो हैं वो थोड़ा सा और फेमस हो जाएंगे, थोड़ा और प्रसिद्ध हो जाएंगे। उनकी जो इच्छा थी इस दुनिया में अपने आप को एक चिन्ह के रूप में छोड़ करके जाने की, लोग उन्हें जाने, वो थोड़ा सा और सच साबित हो जाएगा। तो इस दुनिया की सच्चाई को दर्शाते हैं। पहले कड़बक में जयसी साहब जो है मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा देते हैं लोगों को, कहते हैं कि परिस्थिति जैसी भी आए आप जो है अपने गुण पर ध्यान दें, अपने गुण को निखारें, आप उस परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे। दूसरे में दर्शाते हैं कि जो मेहनत व्यक्ति करता है उसका परिणाम यश के रूप में मिलता है और यश की प्राप्ति बिना मेहनत किए नहीं होती है। नश्वर दुनिया की परिचय कराते हैं, कहते हैं इस दुनिया में चाहे कोई भी कितना भी शक्तिशाली हो, कोई कितना भी बुद्धिमान हो, नहीं कोई कितना भी जो है जीत हासिल कर ले, नहीं कोई कितना भी किसी को धोखा दे दे। जो ये राघव चेतन साहब थे ना, इन्होंने एक तरह से कहा जाए तो रतन सेन को धोखा ही दिया था। नहीं तो कहते हैं शक्तिशाली हो, प्रसिद्ध हो, सुंदर हो, किसी भी तरह का कोई भी हो इस धरती पर, सबको एक ना एक दिन जाना ही है।
नहीं, उनकी केवल कहानी ही रह जाएगी ना। और कहते हैं कि मेहनत का जो फल है वो प्रसिद्धि के रूप में जरूर मिलता है, और जो ये प्रसिद्धि है वो यूं ही नहीं मिलती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बिहार बोर्ड ने बड़ा सोच समझ करके इस कड़बक को दिया है ताकि स्टूडेंट पढ़ें और पढ़ करके वो भी इस जीवन की सच्चाई को समझें, मेहनत करने की जो है वो जज्बा अपने अंदर डेवलप करें, अपने गुण को निखारे, क्या गुण है उसे पहचाने और पहचान करके उसे निखारे, क्योंकि इस धरती से एक ना एक दिन तो जाना ही है। और जाने के बाद आपकी जो प्रसिद्धि है, आपका जो नाम है, वो आपके द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा ही लोगों के मन में रह जाएगा। इस दुनिया में केवल वही बातें रह जाएंगी जो आपका गुण होगा, और उस गुण से जो कुछ भी आप इस धरती पर प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट जो पोएम है आप लोगों की वो सूरदास की है, पद है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सूरदास के जीवनी के बारे में जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि इसे पद नाम क्यों दिया गया, पद का मतलब क्या होता है। इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहें, समझते रहें, नहीं, और समझदारी से काम करें। ये सारी जो पोएम्स है वास्तव में ये आपने जो पढ़ा ये अवधी भाषा में लिखी गई है। इसके वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसे पढ़ करके आप जो है अपना खुद तर्क लगाएं। कहीं से कुछ भी अगर पढ़ने को मिल जाता है, सुनने को मिल जाता है, तो उसको सही अर्थ समझ करके उसे अपने एग्जामिनेशन में ना लिखें, वास्तविकता जो है उसे समझें और उसे ही एग्जामिनेशन में लिखने की कोशिश करें। क्योंकि ज्ञान आजकल चारों तरफ से बट रहा है, कितनी ज्ञान सच्चाई है, वास्तविकता है, यह केवल आपके तर्क शक्ति पर ही निर्भर करता है कि जो बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वो सच पढ़ाया जा रहा है, गलत पढ़ाया जा रहा है, सही अर्थ लगाया जा रहा है, या फिर वास्तविकता क्या है वो आप अपने तर्क शक्ति से समझ सकते हैं।